2001 में जो भाजपा का स्तंभ हुआ करता था उसको गुजरात की कमान सौंपी जाती है और उसके बाद भाजपा गुजरात में अजेय हो जाती है। यही व्यक्ति राष्ट्रवादी चिंतन को लिए हुए कश्मीर में तिरंगा फहराता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है कि जब अमेरिकी अखबार में ये खबर छपती है कि पहली बार भारत में एक भारतीय सरकार है। दरअसल ये देखा गया है कि जब जब केंद्र में राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं, आर्मी पर बहुत ध्यान दिया गया है, इकोनॉमी को बढ़ाने की बात की गई है, यानी देश को आंतरिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ पूरी दुनिया में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की बात कही गई है। जिसका नतीजा ये रहा कि जब साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो भारत ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत किसी भी सैंक्शन के दबाव में झुकता नहीं है, जो भारत के हित हैं उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। The decision to go nuclear and to have a test in Pokhran was not a difficult decision, and I took that decision. I knew what was coming. और जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो एक नहीं कई सर्जिकल स्ट्राइक्स आज तक भारत ने पाकिस्तान पर कर दी है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बने तो हाउडी मोदी किया गया, यानी कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के एलाई के रूप में स्टैब्लिश हो रहा था और कहीं तक ये भी लग रहा था कहीं भारत नाटो का सदस्य न बन जाए। और कहा यह गया कि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के साथ हो रहा है। दरअसल जियोपॉलिटिक्स में हर देश को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट साधने होते हैं। जो जियोपॉलिटिक्स में आपको पिक्चर दिखाई जाती है उस पिक्चर के पीछे एक असली कहानी होती है, जो बार बार अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने के साथ साथ दुनिया में हर एक देश अपने डोमिनेंस और अपनी साख को बचाने के लिए प्रयास करता रहता है। इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट में फेल क्यों कर रही है। इस वीडियो में यह भी जानेंगे क्या नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति को पता चल सके कि जो अमेरिका और चाइना की इंटरनल राइवलरी दिखाई जाती है, क्या पता वो राइवलरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर दिखाया जाता है वो ट्रेड वॉर असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइए समझते हैं इस वीडियो में। If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. 54%, 34%. Trump has threatened an extra 50% tariff on China. China is pushing back. That's the latest after Trump upped tariffs on China and China retaliated. But with all this back and forth, China thinks it could come out on top. भारत की सबसे सफल क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और उसी ब्रह्मोस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे, उसके चीफ रहे एस पिल्लाई, उनकी किताब हाथ लगी। भारत की एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक रिपोर्ट को कोट किया गया। भारत के डिफेंस एक्सपेरिमेंट को फेल करने के लिए चाइना और सीआईए इक्वली कैसे इन्वॉल्व थे, और चाइना और अमेरिका कभी नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने। अमेरिका की एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस एजेंसी सीआईए हमेशा से देशों में रिजीम चेंज कराने के लिए जानी जाती है और भारत की एक चुनी हुई सरकार को किस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारत के अंदर एक डीप स्टेट को पैदा कराने की साजिश की गई और कैसे भारत में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कराने की साजिश की गई, इस किताब में बखूबी बताया गया है। और बताया गया है कि कैसे भारत की आर्मी तक में कुछ ऐसे छिपे हुए गद्दार थे जो इंडियन आर्मी की बड़ी बड़ी पोस्ट होल्ड करते थे, और इन्हीं का खुलासा जनरल वीके सिंह ने किया। पूरे देश में हड़कंप मच गया और यह भी बताया कि कैसे आर्मी के ही एक बड़े अधिकारी ने उन्हें 14 करोड़ रुपए की ब्राइब दी, और जब जनरल वीके सिंह ने मना कर दिया तो उनकी डेट ऑफ बर्थ को फेक बता करके उनके खिलाफ कंट्रोवर्सीज की गई और अंत में उनकी इमेज को डैमेज करने का प्रयास किया गया। ये वही लोग हैं जो भारत के सीडीएस जनरल विपिन रावत के प्लेन क्रैश में मौत पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि कर्मा मीट्स इट्स फेथ। दरअसल ये पूरी स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक तरफ विश्वगुरु की ब्रांडिंग है तो दूसरी तरफ यूएस और चाइना के इंटरनल थ्रेट्स। भारत की फॉरेन पॉलिसी को मिडिल ईस्ट में खत्म करके अब यूएस और चाइना भारत को इंटरनली इतना अनस्टेबल करना चाहते हैं कि अंत में भारत की रिजीम को चेंज करवाया जाए और अपने अनुसार सरकार को स्टैब्लिश करवाया जाए। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये रहा कि कैसे अमेरिका की सीआईए इक्वली इन्वॉल्व थी कि नरेंद्र मोदी की इसको समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गलती से एक बार G2 कह दिया था, मतलब था कि अमेरिका
अटलांटिक पैसिफिक के देशों को मिला करके उस पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेगा और चाइना बाकी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के देशों में अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करेगा। यही वो कहानी है जो अमेरिका और चाइना की मिली भगत को दिखाती है और जो भी देश इन देशों के खिलाफ खड़ा होगा उस देश को कमजोर करने का प्रयास किया ही जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस को रिवोक कर दिया था। उसके बाद भारत ने अपना ईरान में एक चाबहार पोर्ट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 में दुनिया के देशों को यह धमकी दी है कि जो भी ईरान के साथ अपने फाइनेंशियल संबंध रखेगा अमेरिका उस पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाएगा। और भारत ने अपने 1.68 बिलियन ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के बजाय अमेरिका के 130 मिलियन डॉलर के ट्रेड को बचाने के लिए भारत ने ईरान से 1.68 बिलियन ट्रेड को कुर्बान कर दिया। और यही वो कहानी है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी पर बार बार क्वेश्चन मार्क कर रही है कि आप जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, भारत को दुनिया में नॉन अलाइंड मूवमेंट, भारत को दुनिया का नेता के रूप में स्टैब्लिश करते हैं, चाहे वो पंडित नेहरू हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरेंद्र मोदी हो, इन सब ने भारत को एक अलग देश के रूप में स्टैब्लिश किया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नेता बन सकता है। लेकिन यही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जब आज भारत की तरफ देखती हैं तो भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकता हुआ नजर आता है। प्रश्न इस बात पर भी उठता है कि वो हाउडी मोदी का ड्रामा क्या था और अब की बार ट्रंप सरकार का ड्रामा क्या था। आज भारत की अस्मिता को बार बार चैलेंज किया जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्कूल के बच्चे के जैसा ट्रीट किया है। व्हाइल ही वाज इन कनाडा, नरेंद्र मोदी कॉल्ड मी एंड सेड, "Sir, may I come in to meet you?" And Prime Minister Modi came to see me. "Sir, may I see you, please?" "Yes." ऐसी भाषा भारत जैसे संप्रभु देश के लिए ये अपने आप में एक अपमान था। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कई बार ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का क्रेडिट किया और कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी देकर के सीज फायर के लिए मना लिया है। और यही वो बात थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत की अस्मिता को चैलेंज कर रही थी, जिसमें पूरी दुनिया में ये मैसेज किया कि वॉर पाकिस्तान भले ही ग्राउंड पर हार गया हो लेकिन प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान भारत से कहीं आगे दिखाई देता है। तभी तो अमेरिका ये कहने की हिम्मत कर पाता है कि उसने सीज फायर करवाया। और इस बात में हाँ मिला रहे नवाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति को थैंक यू कहते हुए नजर आते हैं। मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचना और ईरान के चाबहार पोर्ट से सेंट्रल एशिया तक पहुंचना, ये चाबहार पोर्ट भारत के सेंट्रल एशिया का गेटवे था और इस वजह से भी ये सेंट्रल एशिया में और इंपॉर्टेंट हो जाता था। और अब से जब चाबहार पोर्ट से भारत निकल चुका है तो अब चाइना की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देगी और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आप ईरान में इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे और हैवी इन्वेस्टमेंट ईरान को चाइना की तरफ और लेकर के जाएगा और समस्याएं मिडिल ईस्ट में भारत के लिए खड़ी होने वाली हैं। 1980s के दशक में चाइना ने भारत को कई बार मौके दिए कि भारत चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझा ले, लेकिन 1983 हो या 1987 हर बार भारत ने उस इंटरनल डिस्प्यूट को सुलझाने से मना कर दिया और कहा कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और जिसका नतीजा ये रहा कि आज भी भारत और चाइना का सीमा विवाद बना हुआ है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत की अपनी टेरिटरी शक्सगाम वैली पर चाइना रोड बना रहा है। और वो रोड भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कैसे चुनौती दे रहा है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते अब भारत की इंटेलिजेंस पर सीधे नजर रखी जा सकेगी और ये कैसे भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डाइवर्ट करेगा, उसको कमजोर करेगा और भारत में कश्मीर और कश्मीर को इंटरनली अनस्टेबल बनाने के लिए चाइना का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अमेरिका के कॉमर्शियल मिनिस्टर ने भारत की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि जब अमेरिका ने भारत को मौका दिया कि तुम हमारे साथ ट्रेड नेगोशिएशंस कर लो और उसकी एक डेट निर्धारित की गई, लेकिन भारत ने बहुत देर में जवाब दिया। उसके बाद जब भारत के कॉमर्शियल मिनिस्टर पीयूष गोयल का उनके पास फोन गया तो उन्होंने कहा कि किस ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, आपकी डेट ओवर हो चुकी है। So now the problem is the deals came out at a high rate. Right. And then India calls back and says, "Oh, okay, we're ready." I said, "Ready for what?" यानी वो भारत जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा पार्ट है, जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंडो पैसिफिक में स्टैब्लिश करने के साथ साथ चाइना को काउंटर करने से जुड़ा हुआ है, उसी भारत को बताया जा रहा है कि तुम्हारी तुलना हम पाकिस्तान से कर रहे हैं, तुम्हारी तुलना हम अफगानिस्तान से कर रहे हैं। और ये बताया गया
कि पाकिस्तान और भारत ये दो महान देश हैं। And they're two great, I'd say, leaders, great leaders, as far as I'm concerned. इन दो महान देशों के साथ हम साझा व्यापार कर रहे हैं, किसी देश को तरजीह नहीं दी जा रही है। तो एक बात और क्लियर हो गई, जो हाइफनेशन का दौर यानी पाकिस्तान के प्रिज्म से भारत को देखना जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, वही हाइफनेशन का दौर आज फिर से लौट चुका है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका और चीन की ट्रेड राइवलरी, इंटरनल राइवलरी चल रही है कि कौन सुपर पावर के स्टेटस को क्लेम करेगा, कौन दुनिया में नंबर 1 होगा। अमेरिका और चाइना की इंटरनल ट्रेड राइवलरी एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारत को इंटरनली इतना अनस्टेबल बना देना कि वो अमेरिका की तरफ भी झुके, चाइना की तरफ भी झुके और अमेरिका से हथियार खरीदता रहे कि तुम चाइना को काउंटर करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। दरअसल जो ब्रांड मोदी इस देश में स्टैब्लिश किया गया है, जिस विश्वगुरु और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर 2047 डेवलप्ड इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी एक ताकतवर प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि पीएमओ से बयान जारी नहीं होता, विदेश मंत्रालय को आगे किया जाता है। पीएमओ खुलकर नहीं बोल पा रहा कि हम अमेरिका के सारे बयानों को खारिज करते हैं। अगर बात करें रूस से ऑयल खरीदने की, तो टर्की भारत से भी ज्यादा रूस से ऑयल खरीदता है। अब तक अमेरिका ने टर्की पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह दिखाता है कि भारत को साउथ एशियन जायंट के रूप में नहीं इस्टेब्लिश होने देना है और भारत जब तक हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा, तब तक ऐसे ही भारत की खिल्ली पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपोज की जाती रहेगी। एक समय हुआ करता था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकन सैंक्शन के बावजूद भी भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने पर जोर दिया था। भारत की अस्मिता और गरिमा को बचाने के लिए सरकार की परवाह नहीं की थी। आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के खिलाफ झुकती हुई नजर आती है, ये वो कहानी है जो भारत की अस्मिता को चोट कर रही है। ये वो कहानी है जो भारत के विश्व गुरु होने की ब्रांडिंग पर लगातार प्रहार कर रही है। ये वो कहानी है जो गढ़ी जा रही है ताकि भारत को इतना कमजोर कर दिया जाए कि चाइना हो या अमेरिका, किसी की तरफ तो उसको झुकना ही पड़ेगा। और यही वो कहानी है जो अमेरिका की CIA 2017 से लगातार भारत में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। तो नरेंद्र मोदी एक ताकतवर प्रधानमंत्री हैं या एक कमजोर प्रधानमंत्री, मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की उस साख को बार बार चुनौती दी जा रही है। उन्हीं विदेश मंत्री को खुलकर बोलना होगा कि भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट आखिर किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ कोई भी देश खुल करके नहीं खड़ा था। और यही वो कहानी है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी पर बार बार क्वेश्चन मार्क लगा है।